अल्मोड़ा के मरचुला में हुए सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सड़कों पर क्रॉस बैरियर लगाए जाने जरूरी हैं। कम धामी ने कहा कि ये ओवरलोडिंग पास जिन जिन चौकियों से होकर गुजरी है, उन चौकियों की भी जाँच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लापरवाही पर रखने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने कहा है कि अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता घायलों को उचित उपचार देना जरूरी है। बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुखद घटना के बाद राज्य में स्थापना दिवस के कार्यक्रम, लोकार्पण आदि भी सादगी के साथ किए जाएंगे। सभी कार्यक्रम, चूँकि इतना बड़ा शोक है, तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सादगीपूर्ण तरीके से। देहरादून में आज जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जैविक उत्पाद परिषद की अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे के सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों की स्वीकृति मिली। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। वहीं प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराए जाने पर भी सहमति बनी। साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि के संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जो हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक के 46 बैनर को हम ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है, रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉर्थ जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। देहरादून के ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 100 से ज्यादा नॉर्थ इंडिया के विश्वविद्यालयों के कुलपति ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण रहेगी, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किया गया। कॉन्फ्रेंस में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिश्रित शिक्षण मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी रहेगी। 5 प्रमुख बातें हमने कही। एक तो विश्वविद्यालयों को रैंकिंग मिलाना है, दूसरा विश्वविद्यालयों में नवाचार हमको अच्छे करने हैं, तीसरा हमको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, चौथा हमको जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम पूरे सभी विश्वविद्यालय में 100 सेमिनार इसमें करने जा रहे हैं। एक जो NEP 2020 है, इसका क्रियान्वयन जो है बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में करना है। ये 5 विषयों पर हमारी आज मेन थीम थी और मुझे लगता है कि EIU पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 वर्ष जो है उसके गठन के हो गए हैं और आज उनका एक पहला सेमिनार है। पूरे देश में 5 सेमिनार उनके हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खाली ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए ही जो है बहुत ही जो है हर्ष का विषय है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के करीब 100 वाइस चांसलर्स यहाँ पे फिजिकली आए हैं और 100 वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे वाइस चांसलर्स के बीच में मंथन चलेगा, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अब आगे आने वाली है, जैसे AI है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लेंडेड लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सारे सब्जेक्ट्स में बात होगी। और आपस में नेटवर्किंग का भी है जो है बहुत अच्छा मौका है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन खाली इंडिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ से कंपटीशन है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ें, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं।
उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेषकर महिला वोटर्स पर फोकस कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अनुकृति गुसाई हमारे कार्यकर्ता हैं और जो लोग वहां से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वे सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ सीट बीजेपी की सर्वाधिक मत से जीतने वाली सीट है। जी हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ आज घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहाँ निर्दलीय लड़े थे वो भी वहाँ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया है। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ इस बाई इलेक्शन में। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ धक्का मुक्की का धर्मनगरी हरिद्वार में संतों ने कड़ा विरोध किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री मिलनसार व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव सभी के साथ एक समान है। जिस तरह से अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की उसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति वे संवेदना व्यक्त करते हैं और इसमें मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है, ये गलती ड्राइवर की है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। जब हमने खुद ये सोशल मीडिया पे देखा मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मैं समझता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री हमें उत्तराखंड में आज तक न कोई मिला है और शायद मुझे ऐसी उम्मीद आशा नहीं है आगे कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिलेगा और उनके साथ ऐसी हरकत करना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ उनका क्या दोष है, ये दोष तो ड्राइवर का है जो गाड़ी चलाता है और मैं समझता हूँ ऐसे छोटी हरकतें करना उचित नहीं है। तो मैं ठीक है हमारे कोई लोग मरे हैं, हमारे भाई बंधु मरे हैं, वो बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री का तो दोष तो नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कर सकता है और बाकी जो भी उसमें कार्रवाई हुई थी वो हो गई है। जो वहाँ का ATO था उसको सस्पेंड किया गया और जो भी प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ उत्तराखंड में जो भी फंड देना था वो भी किया गया। फिर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा हाथापाई का प्रयास करना उचित है।